नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं जिनका विज़न, जिनकी दृष्टि, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हों या फिर अब मध्य प्रदेश में एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि एक बेहद महत्वपूर्ण विभाग का, इम्पोर्टेंट विभाग का दायित्व वो संभाल रहे हैं। भारत के लिए कहा जाता है जब तक ग्राम्य विकास की परंपरा की अवधारणा विकास के मूल ढांचे की सहचरी नहीं होगी, तब तक आपके विकास की कोई भी संकल्पना किसी भी रूप की हो, चाहे उदारीकरण की हो या उसके जो भी रूप हों, साम्यवादी हों, पूंजीवादी हों, उदारीकरण से जुड़े हों, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकते। और यही वजह है कि चाहे गांधी जी के ग्राम स्वराज की कल्पना हो या फिर तमाम जो अध्येता स्कॉलर्स रहे हैं अर्थशास्त्र के, वो भी ये मानते हैं कि जिस देश में 70% आबादी आज भी गांव की निवासी है, आपको उनके विकास की एक स्वतंत्र संकल्पना के साथ, जिसमें उनकी आर्थिक शक्ति, उनकी आर्थिक स्वायत्तता और विकास का आकल्पन उनके हाथ में सौंपना होगा। तो जिन व्यक्तित्व की मैं बात कर रहा हूँ वो नवाचारी प्रयोगों के लिए भी पहचाने जाते हैं, और यही वजह है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड देश में पहली बार किसी राज्य में एक अनूठी संकल्पना के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें एकीकृत व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों के जरिए, जिला पंचायतों के जरिए एक समेकित विकास की रूपरेखा तय करने की कोशिश हुई, जिसमें अलहदा विभागों की भी एक समन्वित भूमिका को ढूंढने का प्रयास किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काम जो अटकते हैं वो इसी वजह से अटकते हैं कि विकास की कई एजेंसियां होती हैं और उनका पंचायतों के साथ समन्वय ठीक नहीं होता। तो 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में अलग अलग विभागों के मंत्री भी रहे, और खुद जो मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जिन्होंने सूत्रधार आप कह सकते हैं, प्रहलाद पटेल जी, वो स्वयं रहे, और सबने मिलकर एक संवाद की गहन परंपरा को आगे बढ़ाया। और इस परंपरा के साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण तय हुआ है, जिसको मैं खुद उनसे जानना चाहूँगा जो इस पूरे आयोजन के सूत्रधार रहे, यानी मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी। बहुत स्वागत करता हूँ प्रहलाद जी। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त, आपको बधाई इस आयोजन के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस विचार मंथन से अमृत क्या निकला? ये 3 दिन मुझे भी सीखने के दिन हैं। वाह जी। क्योंकि हम जब पंचायती राज की कल्पना करते हैं तो उसकी आत्मा कहती है कि हम अपने संसाधनों का अपने ही सहयोग से, अपनी सोच विचार से, अपनी समस्याओं का समाधान करें जी। गांधी ने जो बात कही थी, गांधी यही बात कहते थे कि गांव ने देश को मजबूत किया है। अब शायद हम उल्टा गंगा बहा रहे हैं और हम अब पैसा उन तक पहुंचा रहे हैं उनकी समृद्धि के लिए। मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा पर बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे आपने कहा, पूंजीवाद है, साम्यवाद है, एकात्मवाद है जी। लेकिन अल्टीमेट ग्रामीण व्यवस्था सिर्फ जीवन जीने की शैली भर नहीं है, बल्कि वो एक आदर्श शैली है। हमें मानते हैं कि हमारे यहाँ पर कभी व्यापार हुआ है तो वो वस्तु विनिमय के आधार पर हुआ है। हम लोगों पर डिपेंड नहीं रहे हैं कभी, हमारी आवश्यकताओं को हम उसके बीच में ढूंढते रहे हैं। लेकिन समय का अगर परिवर्तन हुआ है और हमने किसी एक तंत्र को स्वीकार किया, तो हम उनके अधिकारों के प्रति सजग क्यों नहीं है, कर्तव्यों के प्रति और अधिकारों के प्रति। पर लगातार जितना देश की आज़ादी के हम 75 साल पूरे करने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि हम अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हैं, कर्तव्यों के प्रति हम सचेत नहीं हैं। जबकि भारतीय परंपरा में या भारतीय संस्कृति में या हमारे ग्रामीण परिवेश में जो पहली प्राथमिकता थी कि कर्तव्य अगर है तो अधिकार आपको मिल ही जाएगा। और इसलिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम वो टकराव देखते हैं कि प्रशासनिक तंत्र में और जनप्रतिनिधि के बीच अंतर्विश्वास की कमी बढ़ती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ये सबसे अहम बात थी। ये सबसे अहम बात। इसके पीछे जो मेरा सोच था जी कि ये कहीं ना कहीं दरार बढ़ रही है, जबकि कंधे 2 ही हैं, दोनों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जब दरार बढ़ रही है तो आप पंचायती राज के मूल तत्व को पहला हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि विकास में और
संस्थागत ढांचे में सहचरी का संबंध है। बिल्कुल ठीक। तो ठीक अंतर्विश्वास अगर प्रशासनिक ढांचे में और जो लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार किया गया है और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उसके बीच में नहीं है, तो फिर आप इसको सफल नहीं बना सकते हैं। और लेकिन आप एक तरफा कोई फैसला करें जो पहले पूर्ववर्ती लोगों ने कर दिया होगा, तो मुझे लगता है कि ये कमी थी, उस कमी को हमें दूर करना चाहिए, लेकिन मिल बैठ के करना चाहिए। तो मैंने दोनों बातें, एक मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि प्रशासनिक ढांचे में और चुने हुए प्रतिनिधि के बीच संवाद हो, विश्वास स्थापित हो, विश्वास और सबल हो, ताकि हम दोनों के साथ आनंद के साथ काम कर सकें। GIZ एक जर्मन संस्था है जो भारत सरकार के साथ में काम करती है जी। वो पहले दिन हमारे साथ थी, तो उनके 2 सत्र भी थे कि हम कैसे विकास को स्थायी बनाएं, कृषि को कैसे स्वावलंबी और लाभ का वो बनाएं। उनका एक विज़न है, पैरामीटर्स हैं कि पर्यावरण पे काम करना है, बाकी चीज़ों पे करना है। लेकिन जैसे ही लंच के बाद हुआ तो मेरे मन में 5 सवाल थे। पहला था कि जो नगरीय क्षेत्रों से लगी हुई पंचायतें हैं, जो अर्ध नगरीय जीवन शैली में ढल गई हैं जी, सारे शहर का विकास उनके ऊपर है, गंदगी उनके ऊपर है, गंदा पानी हो या कचरा हो, लेकिन उनके पास अधिकार ग्राम पंचायत के हैं और ग्राम पंचायत के अधिकार ना तो उसके विकास में मददगार हैं और ना उसके ऊपर होने वाले इस बोझ को दूर करने में मददगार हैं। शहरों का अत्याचार वो झेल रही हैं। अपन अत्याचार कहना मैं ठीक नहीं हाँ, मानता, ठीक वो नहीं शहर की होगा। एक स्वाभाविक है। ठीक जी। तो जो बोझ है उस बोझ से वो मुक्त नहीं हो सकता वो अपने दायरे में। तो क्या मिल बैठकर शहरी विकास मंत्रालय के साथ हम कोई नया मॉडल बना सकते क्या हैं? बात है, बहुत तो 1100 से 1200 की संख्या ऐसी पंचायतों की है। दूसरा जो चैलेंज था कि जितने भी ट्राइबल ब्लॉक हैं, CO हम पहुंचाते हैं, पैसा उनका होता है, हमारा भी होता है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन पेशा कानून आने के बाद एक अधिकारों की एक संस्थागत विश्वास बनाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई, उनके बीच टकराव ना हो। पंचायती राज, ट्राइबल ब्लॉक, पेशा ब्लॉक, नोटिफाइड एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास की पंचायतें, ये 5 ऐसे घटक हैं जिनकी समस्याएं एक जैसी है, लेकिन उनको संचालन करने के तरीके अलग अलग हैं। इनमें सामने कैसे बैठे, तो इसकी अध्यक्षता विजय शाह जी से मैंने कहा कि उनने की है। फिर तीसरी बात होती है कि जो लालच बढ़ता जा रहा है, ऐसे कितने गांव होंगे पैसा एक्ट से संचालित मध्य प्रदेश? ये लगभग 89 लाख है, 89, बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या। और लगभग 1/3 के आसपास ये संख्या पहुंच जाती है। और तीसरी बात आती है कि जब हम केंद्र पोषित योजनाओं का लाभ लेते हैं, चाहे 15वें वित्त का हो या राज्य का 5वें वित्त का हो, जब हमारे पास पैसा आता है या प्रधानमंत्री आवास की किस्त हो, जनमन की किस्त हो, पैसा आपके पास आया और आपने काम किया है, लेकिन आपके खुद के पास क्या है? पंचायत क्या है, 100 में से 1 रुपया भी अपना कंट्रीब्यूट कर रही है। और जो योजनाएं आ रही हैं वो जो नई चुनौती खड़ी करेंगी, जल जीवन मिशन का पानी आज मिलेगा, कल ग्रे वाटर मैनेजमेंट की समस्या आएगी। तो जो हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में है कि टाइप्ड और अनटाइप्ड जो पैसा आता है उसको आप रेशियो को खत्म कर दो जी। जबकि ईमानदारी की बात है कि पेयजल और स्वच्छता के लिए आपको सतत काम करना पड़ेगा और इसलिए उसके लिए रिजर्वेशन है, लेकिन उसके लिए विजन की ज़रूरत है और हमारे माइंडसेट को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने PHE मंत्री संपतिया उइके जी से उनसे अध्यक्षता उन्होंने की, क्योंकि जल जीवन मिशन की मंत्री वो है। फिर चौथी बात आती कि मनरेगा का पैसा जो मूलतः मजदूर की मजदूरी देने के लिए है कि भाई किसी को कोई खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। आज एक मानसिकता हमारे जनप्रतिनिधियों में बनी है कि मटेरियल को पैसा ज़्यादा दीजिए, मजदूरी को कम दीजिए। बहुत बहुत आपने तो जो इतना मैंडेट जिसका योजना के लिए सिर्फ मजदूरी के लिए पैसा था, मजदूर के लिए वो डिमांड बेस्ड स्कीम थी, उसके बारे में माइंडसेट बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं कि सब मटेरियल के लिए ज़्यादा पैसा दीजिए। तो तब मैंने कहा कि एग्रीकल्चर और गौ संवर्धन 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिना मटेरियल के मजदूर का उपयोग हो सकता है। तो कृषि मंत्री अदल सिंह जी कंसाना और गौ संरक्षण के जो मंत्री हैं लखन पटेल जी, उनने उसकी अध्यक्षता की। 5वां है कि ये वित्तीय पारदर्शिता और हम पूरी तरह से अनुशासित रूप से वित्तीय प्रबंधन करें, इसके लिए है कि हम ई-पंचायत के रास्ते पर जाएं। यदि पैसा आया है तो सबको पता होना चाहिए। अभी तो जनपद सदस्य कहता है कि मुझे नहीं मालूम है, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उसी ब्लॉक का, जिसके भीतर वो पंचायत का प्रतिनिधि है, उसको भी नहीं पता कि पंचायत में कितना पैसा आना है।
तो भाई इसको तो छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। वो केंद्र से आए, राज्य से आए, विधायक से मिले, सांसद से मिले, मनरेगा का हो या प्रधानमंत्री आवास की किस्त हो, पता होना चाहिए। तो ई पंचायत के साथ हम कैसे पारदर्शी और एकदम अनुशासित अर्थव्यवस्था को कैसे सुनिश्चित करें, और इसके लिए मैंने उसकी अध्यक्षता मैंने खुद ने की है, क्योंकि ये मुझे ही करना है, मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को करना है। जी जी जी। तो उस आधार पर हमने ये 5 घटक बनाए थे और उनकी बाकायदा रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। मैं वाकई सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा प्रहलाद जी, और मुझे लगता है कि ये केंद्रीय मंत्री के रूप में जो आपके अनुभव का निचोड़ है, उसका लाभ हमको मध्य प्रदेश में मिलने जा रहा है कि आपने न सिर्फ एक सूत्रधार की भूमिका निभाई, बल्कि संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर सबके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। क्षमा कीजिएगा, मैंने ये भी अनुभव किया है कि पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनके भीतर कहीं ये भाव है कि वो विधायक या सांसद की तुलना में कमतर हैं। अब ये एक बात है, एक होड़ है, इसको भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि मटेरियल पे ज़्यादा जोर है और मजदूरी की तरफ वो तवज्जो नहीं है। इस खाई को कैसे दूर किया जाए कि वो अपनी डिग्निटी को भी समझें और निगरानी के दायरे में भी उस तरह हों जैसे विधायक और सांसद हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसकी तुलना सिर्फ धन के आधार पर नहीं हो सकती जी। उनको लगता है कि जैसे सांसद निधि मिलती है, विधायक निधि मिलती है, उसी तरह हमको भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, इसमें कोई मेरी असहमति नहीं है, लेकिन आप उसको लेके करना क्या चाहते हैं। तो मैंने वहाँ उनसे पूछा, पब्लिकली पूछा कि आप लोगों को खुश करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं? खुश करना चाहते हैं तो सबको 50-50 हज़ार रुपये दे दोगे आप, असेट नहीं बनेगा, कुछ काम दिखेगा नहीं। लेकिन एक ही जिला पंचायत सदस्य उनने ही सलाह दी कि आप तो एक गांव तय कर दो, आपकी जिला पंचायत का नाम जिला पंचायत सदस्य बता दे, आदर्श ग्राम बनाने के लिए वो कोशिश करे, जो पैसा उसको मिले वो एक ही स्थान पर लगाए, और उसके बाद वो प्रूव करे कि नहीं, मैं विजन मेरे पास है। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर आप कोई नयापन लेकर आते हो तो फिर आपको सरकार मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन साहब, हमको पुलिया बना देनी है, और वो जो स्टाफ डैम बन गए हैं, मतलब इतने बन गए हैं कि अगर उनको कागज़ पर खींचा जाए तो शायद जगह ही नहीं बचेगी कहीं पर। वो या तो उनमें पानी नहीं बचता है या वो बह गए हैं। साइट सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं अभी भी मानता हूँ कि हमारा सरपंच हो, हमारा जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, वो मैदानी जानकारी रखता है। साइट सिलेक्शन में अगर वो अपना योगदान करेंगे तो इससे राज्य को बहुत फायदा होगा, मतलब पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। साइट सिलेक्शन से हमें परिणाम मिलेंगे। जैसे मैं जब कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर था तो ये माना जाता था कि कल्चर और टूरिज्म मिनिस्ट्री में अगर आप 1 रुपया उस इंडस्ट्री में लगाएंगे तो कम से कम 22 रुपये का फायदा होगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष जो रोजगार पैदा होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे लगता है कि साइट सिलेक्शन में अगर ये जो अमला है हमारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, ये बहुत बड़ी ताकत है। इनको अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। कोई भी प्रदेश का मंत्री, जैसे मैं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि नीचे कहाँ सही हो रहा है या गलत हो रहा है मैं जान जाऊँ, और इसलिए अधिकारों का विकेंद्रीकृत करना जरूरी है। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। हमारे सरपंच, हमारे जनपद सदस्य, हमारे जिला पंचायत सदस्य, इनके अधिकार जो पंचायती राज में उल्लिखित है, हमें धीरे धीरे करके उनकी ट्रेनिंग के साथ, पर मैं जोर दे के कह रहा हूँ प्रशिक्षण के साथ, उन्हें अधिकार वापस करने ही चाहिए। ये राज्य के हित में होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये जो आपके पास निचोड़ आया है 3 दिवसीय बेहद महत्वपूर्ण और देश में पहली बार आयोजित हुई इस कार्यशाला का, इसको क्या आप केंद्र के साथ भी साझा करेंगे, और क्या इसको एपिकल लेवल पे मुख्यमंत्री के साथ साझा करके एक ब्लूप्रिंट बना के आगे बढ़ेंगे? किस मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, और इसके पहले लेकिन मैं जिला पंचायत के अध्यक्षों को वित्तीय अधिकार दे चुका हूँ। जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष को मैं पिछले 15 दिन पहले अधिकार दे चुका हूँ। जो मेरी मिनिस्ट्री के भीतर था फ्रेमवर्क में, वो सारी कमोबेश चीज़ें तो मैंने कर दी, लेकिन उसके नीचे जो और भी चीज़ें उभर कर सामने आई हैं जी। उदाहरण के लिए यही जो मैं उदाहरण आपको दे रहा था कि अगर हम जिला पंचायत सदस्य को कोई एक मुश्त राशि देते हैं तो उपयोग कैसे करेगा, इसकी हम गाइडलाइन बनाएंगे। आप एक गांव का नाम दीजिए, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। आप वहीं पर पंचायत की राशि, विधायक की राशि, सांसद की राशि, आपकी राशि
मिलाकर कुछ बेहतर काम करिए। ये दिशा निर्देश पर देंगे, हम किसी को और बांधेंगे नहीं। अगर सरपंच के बारे में सोचना है तो सचिव है, जीआरएस है, आपके वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, कम से कम इनके वेतन और इनके अवकाश, इस पर सरपंच के हस्ताक्षर होने चाहिए। एक प्रकार से ऐसे वित्तीय अधिकार जो और कोई परिस्थितियों का निर्माण ना करें, लेकिन उसके डिग्निटी को, उसके अनुशासन को और उससे पूरे समूह को साथ में काम करने के लिए प्रेरित करें। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रयासों के बारे में हमारे जो एसीएस थे, बाकी मंत्रालय के लोग थे, हम लोगों ने रिकमेंडेशंस कमोबेश तैयार कर ली हैं। हाँ, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कब तक ये पब्लिक डोमेन में होंगी ये? मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा। खाली सरपंचों का जो मामला है, उसी दिन सरपंचों ने हड़ताल भी कर दी थी क्योंकि एक सर्कुलर हमारे यहाँ से निकला था कि हम अब मजदूरी का ही पैसा देंगे, मटेरियल का नहीं देंगे। हाँ। तो उस बात को लेकर उनको नाराज़गी थी, लेकिन मैं उनके बीच में गया था। उनके एक समूह ने मुझसे बात भी की थी। मैंने उनसे कहा कि देखो, ये दबाव की राजनीति और भ्रम की राजनीति है, इससे आपको बचना चाहिए। आप कहोगे सरकार सरपंचों की विरोधी है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं मानता हूँ कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था के सुधारने में हम मिलजुल कर काम करें। और तब भी मैंने उनको आर्गूमेंट दिया था कि एक बार ईमानदारी से घर पर बैठकर सोचो कि कोई भी इस राज्य की पंचायत अगर वो साल भर में 1 करोड़ का काम करती है, केंद्र की धनराशि से, राज्य की धनराशि से, विधायक से, सांसद से मिलाकर, उसमें ग्राम पंचायत का योगदान क्या 1000 रुपया या 1 लाख रुपया है? कोई जवाब नहीं दे पाया। तो मुझे लगता है कि ये आलोचना नहीं है। उनको अपने स्वावलंबन की अगर कल्पना करनी है तो उनको अपने पैरे पे खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा भैया 500 रुपये जेब में होंगे तो बाजार में 500 रुपये की चीज़ खरीदते हो, पर आपके पास 500 रुपये है क्या? किसी की साख होती है तो 25 रुपये का भी सामान मिलता है उसको, लेकिन वो उधारी पटाने की साख होती है कि हाँ इस तरीके से देगा, वो मॉडल आप भी तैयार कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसके उदाहरण नहीं है और उससे वो सहमत नहीं होते, वो सहमत होते हैं, लेकिन माइंडसेट नहीं है। जो चुनावी राजनीति ने जो पैसे का बोलबाला है, इसने जो नुकसान किया है, या मुफ्त में जो चीज़ें मिलती हैं और उसकी जब कीमत नहीं होती, उसने हमारे बेचारे जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया है बहुत बेतहासा। मैंने उनसे कहा कि मुक्त हो, मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, तो ऐसे आप भी लड़ो, तो मुझे लगता है ठीक होगा। बहुत सुंदर बात है। और एक जो बड़ा रचनात्मक सुझाव आया था प्रहलाद जी की, आपने बताया कि एक पंचायत प्रतिनिधि ने कहा कि हम मॉडल ग्राम विकसित कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ विचार में है आपके कि इसको आप पैरामीटर से एक बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। मैंने उनसे कहा कि अगली बार जब हम मिलेंगे, मेरी कोशिश है कि हम 3 महीने बाद फिर से मिलेंगे। कुछ चीज़ें जब हम उनको डिलीवर कर देंगे, उनके अधिकारों में कुछ इजाफा करें, उनके कर्तव्यों में भी कुछ चीज़ें, तो कर्तव्यों में यही चीज़ आएगी कि वो हमको मॉडल प्रपोज करें। अभी तो मैं कहता हूँ कि वो गांव का नाम ही बताएं, तो अभी हम उनको पैसा देने के लिए तैयार हैं। ट्रेनिंग के समय एक मॉडल हम उनको देंगे, विकल्प है। ये 10 चीज़ें हैं, पर्यावरण पर काम करो, स्वच्छता पर काम करो, पैसा आपके पास वहाँ पर है, लेकिन गांव को एकजुट करने का काम करो। वास्तव में हमारे प्रतिनिधि का काम पैसा खर्च करना सेकेंडरी बात है, वो तकनीकी तौर पर अधिकारी और बाकी लोग जुड़ेंगे, लेकिन अवेयरनेस के काम में तो हमें किसी कर्मचारी और अधिकारी की ज़रूरत नहीं है। हम वो माइंडसेट बनाने के लिए तैयार अगर होते हैं, तब हम वास्तव में राजनीतिक कार्य करता है। मेरा जोर इस बात पर आए। इस पर आप आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे। आपने एक बहुत सुंदर मंत्र दिया इस दौरान, स्वावलंबन का। जब तक आपका स्वाभिमान स्वावलंबन पर नहीं टिका होता है, तब तक आप याचक ही होते हैं, चाहे किसी भी रूप में कितने बड़े स्तर पर आप काम कर रहे हो। और जैसा कहा जाता है कि जब आप झोली फैलाते हैं तो स्वाभिमान की बात नहीं कर सकते। हमारी कई पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास पर्यटन की संपदा है, खनिज संपदा है, फिर आजकल रूरल टूरिज़्म एक बड़ी चीज़ है, और आपका टूरिज़्म पर मैंने एक्सपोनेंट आपका मैंने देखा है प्रभाव। तो क्या इस तरह से भी वित्तीय पोषण का कोई विचार आपके मन में है पंचायतों को लेकर? दूसरे दिन जब जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आए थे, तो हमने अपने पर्यटन और संस्कृति मंत्री को बुलाया था जी, और ग्रामीण पर्यटन पर उन्हें 2-3 मॉडल भी प्रस्तुत किए, जैसे होम स्टे का मॉडल, बाकी चीज़ों का। तो एक उपाध्यक्ष ने खड़े होकर पूछा उनसे कि मेरे यहाँ पर एक समस्या आ रही है, आप इसका समाधान बताइए कि यदि मैं अपने लागानी ज़मीन पर बना लेता हूँ तो फिर उसको मान्यता नहीं देते। तो मतलब इतना अच्छा प्रश्न आया
कि मतलब जानकारी हुई और मुझे लगा कि मैंने अपने राज्य मंत्री को बुलाकर मैंने ठीक किया। ठीक किया ठीक जी। बस इस समापन में मैंने नरेंद्र पटेल जी को बुलाया, जबकि वो एमओएस है। तो पर नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए हम, और उन्होंने अपने गांव की भाषा में कहा कि समस्या का समाधान के लिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत झगड़ा करें। और उन्होंने अपनी बरेली नगर पंचायत का उदाहरण दिया कि बोले वो लगभग मुकदमे तक बात पहुंच गई। तो मैंने कहा कि चलो मैं चलता हूं, अधिकारी को लेकर गए। बोले एक पाइप लगा था, उसमें पानी आ रहा था, दूसरे वाला कह रहा था कि नहीं यहाँ पर नहीं हो सकता, और चीज़ें मुकदमे तक पहुंच गई। बोले भाई साहब समस्या कुल इतनी थी कि नीचे पाइप से पाइप लगाकर नाली में पानी चला जाए तो दोनों की समस्या खत्म। बोले मैं गया बाजार से पाइप बुलवाया, तब तक खड़ा रहा, पाइप लगाया, वो नाली में चला गया, दोनों को गले मिलवाया, वापस आ गया। बोले 7 महीने नगर पालिका विवाद में पड़ी रही लेकिन उसका समाधान नहीं कर सकी। बोले ये है जनप्रतिनिधि का काम। मतलब इतना अच्छा उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या है? कचहरी में मुकदमा जाने से रोकना है, पहुंचाना नहीं है। और कोई जरूरी नहीं कि हर चीज में पैसा लगेगा और इतना पैसा लगेगा, जबकि मुकदमे में ज्यादा पैसा लग सकता है, समय ज्यादा लग गया। अगर वो टाइम पर वो ना पहुंचते तो शायद मुकदमा बनता। तो इतने बेहतर तरीके से जनप्रतिनिधि को बताया कि हमारी ड्यूटी क्या है। हम सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता पहले हमारी जानकारी होती है, हमारा प्रभाव होता है, हम पहले सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, बाद में चीज़ों को पर आगे बढ़ाएं। जी जी, कंक्लूड कर रहा हूँ। जो आपके सहयोगी मंत्री थे, जाहिर है आपकी वरिष्ठता, और कैलाश जी तो राजनीति के सहचर हैं, आपके अभिन्न सहचर हैं। मंत्रियों को कैसा लगा और क्या उनकी अभिरुचि, क्योंकि समेकित विकास ही वो संकल्पना है जो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। हम अलग अलग छिटकते हैं तो चीज़ें अलग अलग जाती हैं। इन मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया रही? मैंने इसलिए पहले ही आपसे कहा था कि मुझे भी सीखने का और समझने का मौका मिला, चाहे पत्रकार बंधु हों या जनप्रतिनिधि हों या जो हिस्सेदार हुए हैं, वो सबकी तरफ से जो मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई, मैं इससे और ज़्यादा वो हुआ कि हमें आगे बढ़कर हमें इस पर करना होगा। 2 बातें ज़रूर मुझे लगी कि जैसे हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हों या जनपद के उपाध्यक्ष, मुझे इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री को भी बुलाना था। तो उनके जो आर्डर है कि जैसे महाराष्ट्र का मॉडल है कि ग्राम पंचायत के पास में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास तीनों उसके पास है, महिला बाल विकास। तो हम इस तरफ आगे बढ़ें कि शिक्षक गया कि नहीं गया, ये यहाँ से बैठकर नहीं देख सकते हम, जिला मुख्यालय से भी वो मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। क्या जी अधिकार हम दे सकते हैं? तो अगले 3 महीने बाद जब भी हम इस ग्रुप को बुलाएंगे तो शिक्षा मंत्री जी से मैं पहले बात करूंगा, स्कूल शिक्षा मंत्री से, क्योंकि पंचायती राज में मिडिल स्कूल तक का अधिकार पंचायती राज को दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इतने निचले स्तर पर जाकर अगर कोई मॉनिटरिंग कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष उस समिति का अध्यक्ष होता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक के जो परिणाम है, चूँकि उस समय मैंने नहीं देखा था, जो मैंने पंचायत की उपसमितियाँ देखी तो मुझे लगा कि इसमें कुछ कमी रह गई है अभी। उसमें जैसे एक मुझे लगा कि शिक्षा समिति के बारे में हमें शिक्षा मंत्री की उपलब्धता अगर होती तो हम और प्रमाणिकता के साथ बाकी एक साथ चीज़ों को ठीक कर पाते। तो हर 3 महीने में हम माने कि इस तरह की किसी प्रक्रिया को मेरी कोशिश है। निचले स्तर पर तो जो उनकी संख्या बड़ी है उनको बुलाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन हर महीने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बीसी के माध्यम से बैठक करने का तय हुआ है। अभी तक उनको कभी नहीं बुलाया जाता, ये पहला मौका होगा। इस गुरुवार को छोड़कर अगले गुरुवार से को हम जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वीसी से जोड़ के सीओ जिला पंचायत वहाँ बैठे होंगे, जिले के अधिकारी होंगे और संवाद सीधे होगा। 2 महीने बाद जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सीधे बीसी से हम जोड़ के काम करेंगे। फिर तब तक 3 महीने हो जाएंगे। इनका इंटरेक्शन आपसे होगा और विभाग के प्रमुख? नहीं, सारे लोग रहेंगे, सारे जितने एचओडी हैं हमारे मंत्रालय सारे के, लोग वो बैठे होंगे। अगर वो कोई बात कहेंगे तो उसका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये तब तक 3 महीने हो जाएंगे हमारे। फिर हमारी कोशिश होगी कि हम एक बार फिर से दोनों को, प्रशासनिक अधिकारियों को और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ बैठे। प्रहलाद जी, बहुत ही अद्भुत एक संकल्पना है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के ग्राम्य विकास की तस्वीर बदलने की एक बड़ी मजबूत और गंभीर कोशिश है,
जो आपने सबको एक लोकतांत्रिक स्वरूप में ढाल कर आपने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, उनकी सोच और दृष्टि जिसको आप बहुत बेहतर समझते हैं, प्रधानमंत्री की सोच और दृष्टि, और इन सब के समन्वित अनुभव से आप इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं जी। एक बात मैं जरूर कहूँगा जी। कि जितने जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात कही, लोग कहते हैं कि महिला प्रतिनिधि और वो भी जनजातीय क्षेत्र के हों, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपको आनंद आएगा। इतनी जिम्मेदारी के साथ लोगों ने अपनी बात रखी है, और किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के अलावा मैंने 3 दिन में किसी के प्रतिनिधि को प्रवेश नहीं दिया। जो निर्वाचित था वही इस कॉन्फ्रेंस में आ सका। अब जनपद और सरपंच के ग्रुप बचे हुए हैं, क्योंकि उनकी संख्या बड़ी है, तो मैं शायद संभागवार 3 महीने के पहले ही उनसे संवाद करने में सफल हो जाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप जैसे लोगों की शुभकामनाएं जी जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रहलाद जी, बहुत शुभकामनाएं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक अद्भुत योजना साकार लेती है एक लोकतांत्रिक ढांचे में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रहलाद जी ने हमें बताया कि 1200 के आसपास, 1100 से अधिक ऐसी पंचायतें हैं जो शहरों की सीमा से लगती हैं, और कई चुनौतियां वहां उत्पन्न होती हैं, और अब शहरी विकास और पंचायतों के जरिए ग्राम्य विकास की संकल्पना को बैठकर तय किया जाएगा। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।